संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। ऐसे पता होना चाहिए कि जब ऑक्सिंक लेकर आ रही है तो कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू खराब नहीं करेगी और किसी का घटेगा नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी किस चीज की है? ऑक्सिंक ग्रुप की है। ऑक्सिंक ग्रुप के अलग अलग प्रोजेक्ट्स आएंगे, इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं पहले से ये डिजिटल में कर रहा हूं तो ये चीजें क्यों आया। कंपनी एडिशनल चीजें, कई लोगों को ये कंफ्यूजन था कि ये चीजें कर रहे हैं फिर इसको क्यों कंपनी शुरू कर रही है, तो इस लेवल पे कंफ्यूज नहीं होना है। और ये एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेड चीजें हैं। इस पॉइंट पे इसीलिए बात कर रहे हैं कि जनरल ओपन किया जा सकता था, 1 तारीख से ही इसकी बुकिंग स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन सब लोगों का कहना था कि सब लोगों की मीटिंग कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद चालू किया जाए। बीएम कॉइन मतलब बिजनेस मैनेजमेंट कॉइन कंपनी लॉन्च करने जा रही है जो वर्ल्ड वाइड काम करेगा। तो 5 तारीख से जो है उसकी बुकिंग स्टार्ट होगी और 5 तारीख से सारी चीज़ें उस पर चालू होगी। तो इसीलिए कंपनी सारी चीज़ें उसी फॉर्मेट में, क्रिप्टोग्राफी के फॉर्मेट में लेकर के आ रही है। कैसे उसमें करेंसी चलती है, उस किसके कंट्रोल में होता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। दोनों का कॉन्सेप्ट क्यों मैं मर्ज कर रहा हूं? ताकि आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि आईपीओ में कई लोग म्यूचुअल फंड के द्वारा भी है, कई लोग शेयर भी खरीद करके हैं। तो आईपीओ समझ में आएगा तो आईसीओ बराबर समझ में आएगा। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है कि किसी कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन एनएससी बीएससी में जाने वाला हो, शेयर लिस्टिंग होने वाला हो, तो वो कंपनी भी टोकन के माध्यम से अपने शेयर की पहले बुकिंग करा लेती है और एक पूरा ऑडिट फाइल 5 साल का रेडी करके कि कितना उसका नेटवर्थ है, क्या कैपिटल, कितना बिजनेस टर्नओवर, कितना टैक्सेस भरा हुआ है, उसके लेवल पे कौन डिसाइड करता है? इसको स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है कि इसके नेटवर्थ के हिसाब से शेयर की वैल्यूएशन क्या होगी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी एक टेक्नोलॉजी हो गया जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जिसका रिसर्च करने के बाद सातोशी नाकामोटो ने अपना बिटकॉइन का एक प्लेटफॉर्म डाल करके उसको चालू किया और इतना बढ़िया परफॉर्म किया। वो चीजें लोग नहीं जानते कि वो कौन है, वो बंदा कौन था, किसने बनाया, कहां गया, वो एक्सपेक्टेड एक फोटो वगैरह ये सब सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो कोई नहीं जानता है उसको। उसके बाद में कई सारी करेंसी क्रिप्टोग्राफी में आई, लॉन्च हुई। डैश कॉइन हो गया, या अभी बिटकॉइन की बात कर रहे थे, इथेरियम बाद में आया। अगर अभी तक का एक्सपेक्टेड है कि जो लोग भी क्रिप्टोग्राफी के फॉर्मेट में आए हैं उसका परफॉर्मेंस लगभग एवरेज 1000% प्लस ही रहा है ईयर वाइज। कुछ लोगों ने खुद के पास में अगर 50-100 बिटकॉइन है तो उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म चालू किया और क्या किया, वो पैसा बिटकॉइन में डाला और उस लेवल पे चीजों को चलाया, तो उसमें कई लोगों को लॉस भी हुए हैं। क्योंकि इंडिया लेवल पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो है ही नहीं, जो भी है वो इंटरनेशनल है। बिटकॉइन या कोई भी कॉइन को आरबीआई ने जो है बैन लगाया था 2016-17 में। बैन इसलिए लगाया था क्योंकि बैंक का मूवमेंट उस तरफ जा रहा था, बड़ा जो है वैल्यूएशन जब बढ़ रहा था तो बैंक भी सोच रही थी कि उसमें इन्वेस्ट करे ताकि रेवेन्यू बड़ा जनरेट हो। तो आरबीआई को ऐसा लगा कि अगर बैंक ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी तो क्या होगा, आरबीआई का कंट्रोल छूट जाएगा फिर और पब्लिक के पैसे जो है वहां चले जाएंगे, इसीलिए आरबीआई ने बैन लगाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट दिया कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है, इंडिया में कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि किसी कंज्यूमर का पैसा है और वो किसी भी चीज में निवेश करना चाहते हैं तो वो उनका राइट है, उनको रोका नहीं जा सकता है। उसके ऊपर जजमेंट दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं जाकर के, उस पर दिया हुआ है। अगर बिटकॉइन कितना है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में लाइफ टाइम में कितना बन सकता है? सिर्फ 21 मिलियन बन सकता है। अभी कितना आ चुका है मार्केट में? 16 मिलियन आ चुका है। अब जो बचा हुआ कॉइन है वो कैसे आएगा? जब माइनर चाहेगा, जब माइनिंग करेगा, उस पर काम करेगा, ट्रांजैक्शन क्रिप्टोग्राफी में डालेगा तो उस हिसाब से वो जनरेट होता है। चलो उससे पहले मैं एक समझ लेता हूं, बैंकिंग पार्ट पे, प्रॉपर्टी पार्ट पे और बाकी चीजों पे समझ लेता हूं। मान लो आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, बैंक में रखेंगे। मान लेते हैं बैंक में अगर आप रखते हो, अगर एफडी करके रखते हो 8% के एक मैक्सिमम लेवल पे इंटरेस्ट, मैं उसको कैलकुलेट करता हूं, या तो इसकी प्रॉपर्टी आप खरीद करके रखोगे। अब इस 10 करोड़ रुपए का बैंक में अगर आप रखते हो तो इस पे जो टीडीएस लगेगा, ईयरली जो बेनिफिट होगा उस पे तो लगेगा ही, साथ साथ ये पैसे भी आपके टैक्सेबल अमाउंट में आएंगे जब आप आईटी फाइल करोगे। अगर आपने इसको 5 से 10 साल रखा तो पैसे घट गए कि बढ़ गए?
तो क्या होगा कि ये पैसे घट गए। अगर आपने प्रॉपर्टी 10 करोड़ की खरीदी है तो हो सकता है 5 साल 10 साल बाद वैल्यूएशन जो है उसके 15 करोड़ हो जाएंगे, लेकिन हर साल का प्रॉपर्टी टैक्स भरने के कारण बेनिफिट क्या हो गया, कम हो गया। प्रॉपर्टी के भी रेट भी डाउन हो सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, वहां पे भी रिस्क है, यहां पे भी रिस्क है, उसी तरह से इसमें भी रिस्क है। लेकिन अभी तक के परफॉर्मेंस बेटर ही रहे हैं बहुत सारे कॉइन के, जो सही स्ट्रक्चर में आगे बढ़ा है। अब कुछ लोग, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो पहले स्टार्ट की थी, खुद ही प्राइस सेट करती थी, खुद ही उसको बढ़ाती थी, खुद ही घटा। इस लेवल पे चीजें चलती नहीं है, इस लेवल पे चीजें होता नहीं है। वो 2 4 6 महीने 1 साल के लिए चलता है, फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ नहीं सकता है। आपने 10 करोड़ रुपए का अगर मान लीजिए आपका वैल्यूएशन क्रिप्टो करेंसी में है, तो आपको 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, जितना चाहिए, जिस समय चाहिए उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और इसको और भी आसान कैसे एक्सचेंज होगा उस लेवल पे भी बात करेंगे कि कैसे एक्सचेंजर काम करेगा। जनरल एक्सचेंजर, कंपनी भी एक्सचेंजर लिस्ट में होंगी, कंपनी को भी किसी को सेल करना है तो उस लेवल पे कंपनी भी काम करेगी। अब जो मैं आपको कोडिंग समझाया तो कैसा होता है, ये क्रिप्टोग्राफी फॉर्मेट हो गया, और ये हो गया सिस्टम डेवलपमेंट जो कंपनी करती है, ये कंपनी हो गया, ये करेंसी हो गया, और यहां पे कस्टमर हो गया। कंपनी, क्रिप्टोग्राफी, कस्टमर। अब क्रिप्टोग्राफी का क्या है कि जब कोई भी कंपनी, जिस तरह से मैंने बताया कि आईपीओ में कंपनी का अपना 5 साल का रिकॉर्ड लेकर के एक्सचेंज को देती है, एक्सचेंज फाइनल करता है उसका वैल्यूएशन, उसके बाद में पब्लिक को ऑफर होता है, पब्लिक उसमें पैसा डालती है, और अगर कंपनी बेटर परफॉर्म की तो शेयर बढ़ जाता है। दूसरा एक और चीजें है कि इसमें जो पैसा रखा हुआ है वो उस पर टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता है। उसमें जो रखा हुआ है, अगर वो बैंक में कोई ट्रांसफर कर रहा है तो ट्रांसफर करेगा, उस समय आपको टैक्स नहीं लगेगा। जब आप ऑडिट फाइल करेंगे, अपना जो पर्सनल इनकम टैक्स फाइल करेंगे, उस समय जो ट्रांजैक्शन किया होगा उस पर आपको टैक्स लगेगा। अब ये डेवलप कैसे होता है, जैसे कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर कंपनी ने फाइनल किया है, इस पे क्या होता है कि किसी भी कॉइन का व्हाइट पेपर रिलीज किया जाता है जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस पे काम करता है। उस कॉइन के परफॉर्मिंग कैसे होने वाला है, फ्यूचर में उस कॉइन को कहां कहां यूज किया जा सकता है, ट्रेड प्लेटफॉर्म कैसे चलने वाला है, मोबाइल ट्रेड कैसे चलेगा, एक्सचेंज कैसे होगा, ये सब सारी चीजें व्हाइट पेपर में रिलीज किया जाता है। तो जब भी करेंसी को लॉन्च किया जाता है, अभी अपना भी व्हाइट पेपर आने वाले 15 से 20 दिन में वो रिलीज होगा, क्योंकि उसके ऊपर पूरा लीगल टीम काम कर रही है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड परफॉर्म करना है तो उसके पूरे स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं कि वो कैसे परफॉर्म होगा, फ्यूचर में कार कैसे खरीद सकते हैं, हाउसिंग कैसे खरीद सकते हैं, आप यूएस में कैसे यूज कर सकते हैं, कनाडा में कैसे यूज कर सकते हैं। उस स्ट्रक्चर को व्हाइट पेपर, मतलब ब्लैंक पेपर नहीं होता, उसका पूरा फॉर्मेट स्ट्रक्चर होता है कि ये लाइफ टाइम तक कैसे चलेगा, इसकी माइनिंग कैसे होगी, वो सब सारे कॉन्सेप्ट पे। अब जैसे इसमें बीएम कॉइन जो है, बिजनेस मैनेजमेंट कॉइन जो है, टोटल लाइफ टाइम में 50 करोड़ ही बन सकता है, पूरे वर्ल्ड वाइड, और लाइफ टाइम में 50 करोड़ ही बन सकता है, इससे ज्यादा ना बनेगा। और इसमें 50 करोड़ में भी अभी फिलहाल 30 करोड़ ही ये इनिशियली आएगा, 20 करोड़ जो है वो माइनिंग और बाकी चीजों में रहेगा, तो ये 30 करोड़ ही आएगा। और अगर ऑक्सिन के पास में, इसीलिए पहले कंपनी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया या बाकी लोगों को प्रेजेंट किया कि एक तरह से समझ लीजिए कि आपको ये ऑफर मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि कंपनी का आप शेयर होल्डिंग समझ लो खरीद के रख रहे हो, जिसकी वैल्यूएशन आगे बढ़ने वाली है, और शेयर की तो कम रहेगी लेकिन इसकी ज्यादा बढ़ेगी। काम करेंगे 50,000 करोड़ की कंपनी बनेंगे, लेकिन ये तब तक ये 10 लाख करोड़ तक पहुंच चुका होगा। आज के डेट में बिटकॉइन की मार्केट कैप कितना है, $127 बिलियन, मतलब 40-50 देश खरीद सकते हैं। 11 साल के अंदर में इतना बड़ा मार्केट कैप हो गया। कॉइन फेल कैसे हो जाते हैं, क्योंकि जब तक टोकन बेचते हैं और जब वो सिस्टम में लेकर आते हैं तब तक पूरा चीजें बिकी नहीं रहती हैं। इसीलिए जो है उसके डिमांड और सप्लाई में इशू होते हैं, या लोग ज्यादा नहीं हो, आपके पास बड़ी टीम ना हो, बड़े लोग जहां पे आप ऑफर कर सकते हो, तो वहां पे चीजें जो है थोड़ा इशू हो जाता है। अब ये हो गया कि 30 करोड़ ही आ सकता है एक कॉइन की अभी वैल्यूएशन, मतलब यूएसडी में अगर आप देखेंगे 0.13 यूएसडी ये वैल्यूएशन है एक कॉइन की। अब ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये डेटा जब एक बार क्रिप्टोग्राफी से कनेक्ट कर देंगे सारा डेटा, तो यहां पे कस्टमर जो भी वॉलेट यूज कर रहा है उसका कोई भी डेटा कंपनी के सर्वर पे जरूर स्टोर हो रहा है, लेकिन वो सारे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है। कि जब भी आप वॉलेट क्रिएट करेंगे तो आपका पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट होता है, और वो कौन जनरेट करता है, क्रिप्टोग्राफी ही करता है, यहां से ही जनरेट होता है। ये आपका वॉलेट है। अब कंपनी को जब ये डेटा प्रोसेस किया तो यहां पे जो फॉर्मेट आएगा वो सभी हैश आएगा, कोई भी ऑफिस में कोई पढ़ नहीं सकता है, नाम की जरूरत नहीं होती है इसमें, कोई केवाईसी की जरूरत नहीं होती है इसमें, सिर्फ मेल आईडी की जरूरत होती है वॉलेट सिग्नेचर बनाने के लिए। जब आप जनरेट करेंगे मतलब कंपनी किसी भी प्राइस को अभी पहले जो सेट हो चुका है उसको बढ़ा घटा नहीं कर सकती है।
जब एक बार यहां पे चला गया तो क्या हो गया, जनरल वो पब्लिक डोमेन में चला गया, और पब्लिक डोमेन में वर्ल्ड वाइड कोई भी देख सकता है कि कितना प्राइस चल रहा है, कितना उसकी कॉस्टिंग है, और कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है वॉलेट क्रिएट करके। दूसरा, आपके पब्लिक एड्रेस जो इसीलिए बनाए जाते हैं, पब्लिक एड्रेस से क्या है कि अगर आपको कहीं से भी पैसा लेना है तो पब्लिक एड्रेस किसी को शेयर करेंगे, वो आपको सबमिट करेंगे पैसा, आपके प्राइवेट की से यहां पे आप रिसीव करेंगे, तो उसमें हैक होने के भी चांसेस नहीं होते हैं। तो सारे अथॉरिटी आपके पास में, आप मोबाइल नंबर चेंज करो, मेल आईडी चेंज करो, आप अपना नाम ऐड करो, जो भी चीजें करना है उसमें कर सकते हैं। आप उसमें अपने जो ट्रेड मैनेजर है उसको भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं, वो सब सारा सिस्टम इसमें बना हुआ है। उसके बाद जो कॉइन आप खरीदेंगे वो कॉइन अभी फिलहाल जो है उसमें हमारे पास में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल अभी ऑक्सिंक वॉलेट से ही हम लोग चालू करने जा रहे हैं। जिनके पास ऑक्सिंक वॉलेट होगा वही खरीद सकते हैं और वही बेच सकते हैं। मिनिमम जो है 100 कॉइन लेकर के रख सकते हैं। 100 कॉइन मतलब 1000 रुपीज का मिनिमम जो है लेकर के रखा जा सकता है। मिनिमम यूनिट इसमें फिक्स की जाती है, मैक्सिमम यूनिट फिक्स नहीं की जा सकती है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिट इसीलिए फिक्स नहीं की जा सकती है क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी वॉलेट क्रिएट करके खरीद सकता है, और वॉलेट कंपनी को पता है कि वॉलेट अभी 18-20 करोड़ ही है मार्केट में, तो कंपनी लिमिटेशन जो है यहाँ पे कंट्रोल करके चल रही है कि अगर वॉलेट से रहेगा तो कंट्रोल में रहेगा और ज्यादा लोगों तक जा पाएगा। अब डिसेंट्रलाइज का क्या फॉर्मेट होता है? डिसेंट्रलाइज लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है। डिसेंट्रलाइज कैसे होता है सिस्टम? किसी भी सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म तो हर किसी का होना ही पड़ेगा, चाहे बिटकॉइन है तो बिटकॉइन का भी सेंट्रल प्लेटफॉर्म है और वो डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में काम करता है। अपना डिसेंट्रलाइज कब तक हो जाएगा? डिसेंट्रलाइज मार्च तक होगा, क्योंकि मार्च तक माइनिंग स्टार्ट होगी। मार्च तक माइनिंग स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल ट्रांजैक्शन करने के लिए जो पब्लिक और प्राइवेट की आपका क्रिप्टो फॉर्मेट में जनरेट हुआ है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में माइनिंग ट्रांजैक्शन लेजर जो है वो इंसर्ट होगा, डायरेक्ट किया हुआ है, बिटकॉइन का बना हुआ है बिट रेफरेंस। क्रिप्टो के फॉर्मेट में जो कोड जनरेट होगा उसको आप किसी भी चेकर पे चेक कर सकते हैं जिसपे आपका पैसा रखा हुआ है। उसी तरह से बीएम कॉइन का बीएम रेफरेंस अभी आएगा, अभी आया नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, क्योंकि 90 डेज के बाद में, 3 महीने के बाद में ये सब सारी चीजें उतरने वाला है। वो मैं बता रहा हूं कैसे वर्क करेगा। अब जैसे मान लीजिए, पहले डिसेंट्रलाइज पे बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज कैसे होता है कि जैसे बिटकॉइन का एक सेंटर है या बीएम कॉइन का एक सेंटर सर्वर है। अब ये वर्ल्ड वाइड जो काम कर रहा है, वो जो सॉफ्टवेयर होता है माइनिंग करने के लिए, जिसको माइनिंग का अंदाजा है, उसका अगर पीसी वगैरह बढ़िया है, लैपटॉप वगैरह अच्छा है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, तो अपना वो सिस्टम इस पे दे सकता है, इस पे चढ़ा सकता है कि ये मेरा सिस्टम जो है यूज होगा और मैं माइनिंग के कॉन्सेप्ट में रहूंगा। हर ट्रांजैक्शन के लेजर को मैं क्रिप्टो में डालूंगा, उसके अनुसार उसको कुछ अर्निंग जनरेट होती है। सेंट्रल होते हुए भी इसका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सारे डेटा सेव तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो लोकल पीसी ही सर्वर बन गया, तो उसको डिसेंट्रलाइज मतलब सिर्फ कंपनी उसको मॉनिटर नहीं कर रही है और कोई भी हैक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर हैक करेगा तो क्या है, उसको 3-4 लेयर उसको तोड़ने पड़ेंगे, और 3-4 लेयर में अगर हजारों कंप्यूटर हैक करता है, एक सर्वर को हैक कर सकता है, तो वहां पे सर्वर हैक करेगा तो सारा डेटा इनक्रिप्टेड है, पढ़ ही नहीं पाएगा, तो कहानी वहां पे खत्म जाती। कस्टमर साइड से जो है मेल वगैरह अगर हैक होता है या मेल वगैरह किसी ने आपका हैक कर लिया तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका जो पब्लिक की है, प्राइवेट की है, उसमें रहता है, वो पैसा आपका जा सकता है। तो अपना जो भी मेल आईडी से रजिस्टर करें उसको प्रॉपर सिक्योर करके रखें, और आपका जो की होगा उसको जरूर लिख करके रखें, और ये सब चीजें फेसबुक पे शेयर ना करें क्योंकि लोग वॉलेट के स्क्रीनशॉट लेकर डालते हैं, अगर प्राइवेट की डाल दिया तो पैसे गए पैसे गए, वो कहां विड्रॉ हुआ, क्योंकि उसको कोई चेक ही नहीं कर सकता है। क्रिप्टोग्राफी करोड़ों की जनरेट करता है और किसकी कौन सा की किसका था वो कोई नहीं देख सकता है। तो डिसेंट्रलाइज का फॉर्मेट समझ में आ गया कि हजारों पीसी जो है इस पे काम करेंगे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और पीसी देंगे। और कैसा होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ट्रांजैक्शन करता है, हजारों लाखों व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता है, तो वो उसके पास में ट्रांजैक्शन घूम रहा होता है, और जिसके पास में भी ट्रांजैक्शन घूम रहा है वो माइनिंग के लेवल पे क्या करेगा, उस ट्रांजैक्शन को क्रिप्टो लेजर में फिक्स करेगा। क्रिप्टो लेजर में फिक्स करते हैं, उससे जनरेट, अगर जो भी बंदा, अगर हजारों लोग कर रहे हैं, उसमें एक पजल जनरेट होता है। जब भी वो कंफर्म करेगा तो एक पजल जनरेट होता है, उस पजल को सॉल्व करना होता है। जो माइनिंग करते हैं, जो माइनिंग करते होंगे या माइनिंग के कॉन्सेप्ट में आने वाले होंगे फ्यूचर में, तो वो आगे इसमें अपना करियर बना सकते हैं। ट्रेड मैनेजर में भी बना सकते हैं, एक्सचेंजर में भी बना सकते हैं, ये सब सारी चीजों का ऑप्शन होगा। और ये माइनिंग में जो लोग काम करते हैं थोड़ा सा स्मार्ट इसमें चाहिए माइंड,
ताकि वो पजल को सॉल्व करके जो सॉल्व करेगा पहले उसका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और लेजर में एंट्री हो जाएगी, पब्लिक डोमेन में चला जाएगा और उसको कुछ जो पॉइंट्स है वो अर्निंग होती है, उसी को माइनिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आरबीआई जब नोट छापता है तो उसे मिंट बोलते हैं, और इसमें कैसा है, जब कोई भी कॉइन जनरेट होता है उसको माइनिंग बोलते हैं। तो एक चीजें क्लियर हो गई कि जो भी वॉलेट जिसके पास में है वो उसका ऑनर है। तो ऑनर अभी इसमें कोई भी वर्ल्ड वाइड काम कर सकता है, कोई भी वॉलेट सिग्नेचर जनरेट कर सकता है, कोई भी वॉलेट क्रिएट कर सकता है, किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है इसमें। दूसरी चीज है, जब आप इसमें जाएंगे बाई BM कॉइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम तो जरूर लिखा हुआ है लेकिन नाम ऑप्शनल है। जो रेफरेंस कोड है, ये रेफरेंस कोड डालने की फीचर्स जो है दिसंबर तक ही रहेगा। जितने लोग भी रेफरेंस कोड में एंट्री हो जाएंगे उतने ही रहेंगे, उसके आगे वो बढ़ेंगे नहीं। तो रेफरेंस कोड भी लिमिटेड टाइम के लिए है। यूजर नेम जो है वो रेगुलर रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म करना है और मेल कंपलसरी है, मेल रखना है, मोबाइल ऑप्शनल है। और इसको 30 सेकंड के अंदर में ही इस वॉलेट को क्रिएट करना है, मतलब 30 सेकंड के अंदर में ही इसको रजिस्टर करना है। तो आप नया बना करके भी चीजें यूज कर सकते हैं, नई यूजर आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में किसी भी तरह की सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। पहले मैं ये बता देता हूं कि इसको खरीदना कैसे है। अब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो आपका एक यूजर आईडी जो है इसमें बन गया, और वो कॉन्फिडेंशियल जो है, आपको यूजर नेम रेफरल के लिए शेयर करना है। बाकी मेल आईडी, आपका पासवर्ड, ये सब चीजें बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, उसको बिल्कुल सिक्योर रखना है। आपका मेल रिकवरी पासवर्ड जो है वो भी सारी चीजों के लिए, मोबाइल वगैरह आपके मेल आईडी में रिकवरी पासवर्ड के लिए भी प्रॉपर रखना है, ताकि फ्यूचर में आपका, क्योंकि वो चला जाएगा तो सारी चीजें, पासवर्ड भी कोई जनरेट कर सकता है और कंपनी को नहीं पता कि किसने किया है, क्योंकि ये सारे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कंपनी के पास में, सारे वो क्रिप्टो फॉर्मेट में आपके पास में सारी चीजें। जब लॉगिन करेंगे तो सारा मार्केट जितना भी है, BM कॉइन का हो गया, इथेरियम का हो गया, लाइट कॉइन का हो गया, सारा आपके इस डैशबोर्ड पे ही डिस्प्ले करेगा कि कितना कौन सा मार्केट कैसे चल रहा है। ऑक्सिंग के वॉलेट में एक और वॉलेट ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है एनपे वॉलेट। अगर आपको कोई भी खरीदी करना है फ्यूचर में तो आप एनपे में ट्रांसफर कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी मेन वॉलेट से भी उसको टाइप कर सकती थी, उसको लिंक कर सकती थी, लेकिन फ्यूचर में अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड किसी के पास में है तो वो पैसे से ये डेबिट ना हो जाए, ये खरीदी ना हो जाए, इसके लिए कंपनी ने उसको सिक्योर किया कि आप जब ट्रांसफर करोगे एनपे में तो ही ये खरीद सकते हो। विड्रॉल में जाएंगे, वहां सेलेक्ट करेंगे ट्रांसफर टू एनपे और वहां से पैसे ट्रांसफर करके पहले आपके एनपे में पैसा आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे बाई BM कॉइन में जाएंगे, इसमें आपने कॉइन ऐड किया, टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे, UPI, फोन पे, सारे ऑप्शन है, लेकिन सारे ऑप्शन अभी डिसेबल किए हुए हैं, क्योंकि क्या है कि बिक जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा कि किधर किधर चला गया। पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑक्सिंग का वॉलेट का लॉगिन पूछेगा। आगे आने वाले समय में DDC का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने वाले, इसमें कॉर्पोरेट लॉगिन DDC का नाम का आएगा। अभी फिलहाल पर्सनल लॉगिन दिख रहा है, मतलब ई पैनलिस्ट का लॉगिन होगा। जब आप ई पैनलिस्ट लॉगिन करेंगे इसमें तो ये आपके वॉलेट पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपका एक पब्लिक की दिख रहा है जो क्रिप्टोग्राफी के अनुसार जनरेट हुआ है, और प्राइवेट की आपके अकाउंट में जनरेट होगा जब आप किसी को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि वो प्राइवेट की जनरेट होगा। अगर प्राइवेट की यहाँ पे दिख जाएगा, किसी ने देख लिया या किसी ने कॉपी कर लिया तो इशू हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट की नहीं दिखाएगा, पब्लिक की यहाँ पे। पब्लिक की जनरल कोई भी देख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्रिप्टो के अनुसार ये एक वॉलेट सिग्नेचर होता है, इस पे जो पैसा रहेगा वो इसी नाम से, इसी के एड्रेस के अनुसार आपका पैसा पड़ा रहेगा। ये ना कोई नाम है, ना कोई व्यक्ति है, ना इसको हैक किया जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी ऐसा प्लेटफॉर्म ही है कि उसको ओपन सोर्स है तो पता नहीं किया जाता। अब जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे अगर वॉलेट में बैलेंस रहेगा तो पैसे आगे बढ़ेंगे। आगे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, आपका जो ऑक्सिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो डालेंगे तो परचेज हो जाएगा, आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, कॉइन परचेज हो गया। ये तो हो गया खरीदने का ऑप्शन। आप अपने वॉलेट से खुद के लिए भी खरीद सकते हैं और कोई और भी अगर इंटरेस्टेड हो तो उसको भी बेच सकते हैं। अभी ऑक्सिंग ने तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बेनिफिट दिया है, लेकिन आने वाले 2-4 साल के अंदर में कम से कम 10-20 करोड़ वाले लोग भी इसमें आ जाएं। इसीलिए जो पहले इसमें जिनका रहेगा उनको एक अलग भूमिका है, एक अलग प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उसका मैं स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूं कि ये तो खरीदी हो गया। अब ये रेफरल का क्या पॉइंट है, रेफरल में कंपनी का कोई आईडी नहीं है, लेकिन रेफरल अगर किसी टीम का डालेंगे तो कैसा है कि अर्निंग होगा, उनको कॉइन अर्निंग होगा और बाद में वो बड़ी अर्निंग होती है। कैसे अर्निंग होगी कि फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, ये इतना ही होगा और ये सिर्फ दिसंबर तक के लिए। दिसंबर के बाद ये क्लोज हो जाएगा।
जितना भी रजिस्टर्ड हो चुका है वही लोग रेफर कर सकते हैं, बाकी जनरल ओपन हो जाएगा, उसके बाद में रेफरल नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपके टीम में, आपके ग्रुप में अगर 10, 20, 50 लोगों का टीम है, अगर वो इंटरेस्टेड हो, उसमें एक मीटिंग लेकर के उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर वो इंटरेस्टेड हो तो एक स्ट्रक्चर लगाकर काम कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि मान लो इस पे कितना 5% है, इस पे 3% है, सेकेंड लेवल पे 2% है, 2% है, 2% है, टोटल 14% का बेनिफिट है। और ये कॉइन में ही अर्निंग होगा कि आपके पास में इस रेफरल से भी 500 और 1000 कॉइन जनरेट होते हैं, तो आगे चल करके जो है वो बहुत बड़ा वैल्यूएशन का होने वाला है। फर्स्ट लेवल जैसे मान लीजिए आपका एक रजिस्ट्रेशन है, सेकेंड लेवल पे आपकी टीम का, और अनलिमिटेड टीम का रजिस्टर कर सकते हैं। एक लेवल में लाखों लोग आ सकते हैं, दूसरे लेवल में भी लाखों लोग आ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई कैपिंग नहीं है, इसमें भी कितने भी लोग आ सकते हैं। अब 30 करोड़ जो कॉइन है वो कंप्लीट हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। जितना आपकी अर्निंग रहेगी वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, मेन कॉइन में मर्ज हो जाएगा, और वो टोटल आपका एक नेटवर्क समझ लीजिए वो हो गया। और उसको फ्यूचर में आप कभी भी बेच सकते हैं। ट्रेड मैनेजर अगर आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं तो ऐसा भी करते हैं इसमें कुछ लोग, जो लोगों के पास पहले से बिटकॉइन और बाकी चीजें हैं, वो कई लोगों का पैसा जो है उसमें खुद भी मैनेज करते हैं, खुद भी एक्सचेंज करके ऐसे देते हैं कि हाँ आप पैसे बढ़ते रहते हैं उसमें ना। तो उसमें कैसा है कि किसी का पैसा मैनेज कर रहे हैं, जैसे ट्रेडिंग में होता है उसी टाइप से भी मैनेज करते हैं। कंपनी एक चैटबॉट सिस्टम बना रही है और जितने भी एक्सचेंजर और ट्रेड मैनेजर होंगे उसमें लिस्टेड होंगे वर्ल्ड वाइड। किसी भी करेंसी में अगर पैसा देना है लेना है तो चैटबॉट में आप डालोगे, उसमें कंपनी भी रहेगी, तो कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्स करेगा ही। उसको प्राइवेट चैट पे आप जा करके बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। अभी 90 डेज तक जो है इसमें रेट में कोई चेंजेस नहीं है। 90 डेज तक 10 रुपीज ही है, क्योंकि 90 डेज बाद हम उसको क्रिप्टो के फॉर्मेट में डाल देंगे, मतलब वो पूरा लिस्टेड पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो 90 डेज तक, उसके बाद में अगर मान लीजिए कि पब्लिक डोमेन में डालते हैं और 12 रुपए 15 रुपए जितना भी रेट होगा उसी हिसाब से बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। अब क्या हो गया कि अब इसमें एक और चीजें हैं कि कई लोगों को ये डर होता है कि अगर मैंने खरीदा और प्राइस डाउन हुआ तो उसमें क्या हो सकता है। तो कंपनी ने एक जो है एक सिक्योर प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड की तरह भी दिया है कि उस पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेगी। इसको अगर मान लीजिए कि इस 90 डेज के बाद में भी एक ऑप्शन आएगा लॉक इन का एक ऑप्शन आएगा, और एक मार्केट का चेक बॉक्स आएगा कि आप इसको मार्केट में लेकर जाना चाहते हो, डायरेक्ट मार्केट में इसको रखना चाहते हो। तो मार्केट में अगर मान लीजिए कि 1 साल के अंदर में या 6 महीने में या 2 साल में अगर इसका परफॉर्मेंस 1000 रुपए का 10,000 रुपए हुआ या 1 लाख हुआ, वो आपका बेनिफिट हो गया। उसमें आपने बेचा, वो आपका वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप लॉक इन सेलेक्ट करते हैं, लॉक इन है 12 मंथ का, पहले सिर्फ 12 मंथ का लॉक इन रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। 8% से लेकर के 12% तक का पर मंथ का बेनिफिट, मतलब 96% से लेकर के 144% तक के जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। मतलब अगर आपका 1000 रुपए है तो वो 2000 2500 रुपए तक हुआ, तो कंपनी 1 साल में जब आप अनलॉक करोगे तो वो मर्ज कर देगी कंपनी कॉइन, उसको बेच करके आप निकल सकते हो। अगर कंपनी का बेनिफिट उस 1000 रुपए का अगर 10,000 रुपए भी है तो भी आपको इतना ही मिलेगा। तो आप रिस्क फ्री हो। अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो, उसमें पैसे जो है बढ़ने ही है, क्योंकि अपना 30 करोड़ तो ऐसे भी खत्म ही हो जाएगा। लॉक इन में सेलेक्ट किया हुआ है, और अगर आपको तोड़ना है, उसको बेचना है, तो 12 मंथ का इंतजार किए बिना भी आप उसको तोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 महीने बाद आप बेचेंगे तो हर महीने का 1% का कैलकुलेशन होकर के ऐड हो जाएगा, आप उसको बेचकर निकल जाओ। उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो 4 महीने ही अपना पैसा रख सकते हैं, 4% उनको 4 महीने में मिल गया, तो ये भी बेनिफिट है और वो ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद में भी आपके पास में ऑप्शन है। मान लो आपका 1000 का 2000 रुपए हो गया, उसके बाद 1 साल बाद आपने विड्रॉ कर लिया और वो 1000 जो आपका बेनिफिट रहा उसको भी मार्केट में आप डालकर रख सकते हो। इसका एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर तक भी हम अभी लेकर के आने वाले हैं, लेकिन अभी इस ईयर में नहीं, फरवरी मार्च तक आने वाला है। और उस एप्लीकेशन में जो होगा वो जनरल ट्रेडिंग का भी ऑप्शन होगा। अगर आपके वॉलेट में कॉइन है तो आप उस एप्लीकेशन में रजिस्टर करके, मार्केट डेली फ्लक्चुएशन में रहेगा, उसमें आप ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने खरीदा और यहाँ पे सेल किया, और ये अगर 200 रुपए का फ्लक्चुएशन रहा तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने खरीदा और मार्केट डाउन में है तो आपको होल्ड करना होगा। वॉलेट में नहीं होगा तो आगे डीडीसी से लेने का भी ऑप्शन ऐड किया जाएगा कि डीडीसी से भी वो ले सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो चीजें ये है कि जिनके पास में वॉलेट है, जो ऑक्सिंग के साथ में कंटिन्यू काम कर रहे थे, उनको मिल जाए सबसे पहले।
कंपनी को कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चीजों को हमने 3 साल में करके रखा है। अगर मान लीजिए 3 महीने या 4 महीने में 50,000 या 1 लाख लोगों की ज्वाइनिंग हुई तो 1 लाख का सेटलमेंट करने के लिए कंपनी हमेशा बैलेंस करके चलती है। कभी भी सिर्फ पे आउट रिलीज करके कंपनी बांट करके नहीं चलती है। कंपनी का करेंसी जो आप जो पार्ट बता रहे थे, लाइबिलिटी वाला पार्ट जो बता रहे थे कि जो 4 महीने का लाइबिलिटी पार्ट होता है, और करेंसी का कैसा है कि ये कैसा है कि पूरे विश्व में कहीं पे भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। दूसरा, फ्यूचर में अगर हम वर्ल्ड वाइड काम करने वाले हैं तो किसी भी इंडियन कंपनी के लिए अदर करेंसी में ट्रांजैक्शन चार्जेस काफी हेवी है। अगर हम इसमें भी पे आउट रिलीज कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन में आ जाएगा। अगर मान लीजिए 50 कंट्री में भी हमारा 10, 15, 20 लाख करोड़ रुपए का होल्ड हो गया तो लगभग उतनी करेंसी तो हम होल्ड कर रहे हैं। अब ये 1 कॉइन 1 इंडिया के कॉन्सेप्ट पे हम वर्ल्ड वाइड जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि इंडियन कंपनी कोई इस तरह से एस्टेब्लिश होकर के और इस तरह से चीजें लेकर के नहीं चली है, भारत की पहली ऐसी कंपनी पहली ऐसी कंपनी है।